उसमें एक बीमारी है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तो अगर दलों के भीतर लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर आप व्यवस्था में लोकतंत्र को कायम नहीं रख पाएंगे। और इसकी कई प्रकार की विकृत स्वरूप सामने आ रहे हैं। जैसे मैं अभी क्या चर्चा से एक शब्द निकला है, अखबार वाले छापते हैं, मीडिया वाले भी छापते हैं, सुप्रीमो। ये सुप्रीमो शब्द कहाँ का है? मिलिट्री का भी नहीं है, ये माफिया का है। एक जमाने में जो दुनिया के माफिया थे तो उनका जो मुखिया होता था, जैसे गिरोह का, डाकू गिरोह का मुखिया है, उनको सुप्रीमो बोला जाता था। बस एक व्यक्ति का जो ऑर्डर हो गया फाइनल है। और राजनीति में सुप्रीमो का जो कल्चर है, ये सबसे पहले लाने वाला ये आरएसएस है, संघ। कभी संघ का कोई किताब पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? संघ की नहीं पढ़े? ऑफिस में गए ना, नहीं पढ़ा है। उनकी एक किताब है, इनके जो आइडलॉग हैं उनका नाम है MS गोलवलकर, है ना, उनको वो लोग गुरुजी बोलते हैं। उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स, विचार नवनीत। उस पुस्तक में उन्होंने उन चीजों को रखा है जो संघ मानती है, और संघ का जो अपने नियम कायदा है उसमें भी उसको मानते हैं। तो हमारा जो फर्क है वो फर्क क्यों है, और उनके साथ जो कल्चरल विवाद आएगा होता है उसका भी कारण है। उनके यहाँ का एक सिद्धांत वो मानते हैं, उसका नाम है एक चालकानुवर्तित्व। बताता हूं मतलब उसका। एक चालकानुवर्तित्व, एक चालक उसके पीछे चल रहा। तो उस किताब में गुरुजी ने जो उदाहरण दिया है, उन्होंने कहा है कि संगठन ऐसा होना चाहिए जो एक आगे वाला है वो उसी प्रकार से चले जैसे उसके पीछे भेड़ चलती है। अगर 400 भेड़े हैं पर एक चलाने वाला है, तो एक चलाने वाला सैफड़ जो आगे आगे जाएगा और पीछे पीछे भेड़ चलेगी, जहां वो जाएगा वो जाएगी। तो जिस संस्था की कल्पना ही इंसान के लिए जानवर में बदलने की है, क्या उस संस्था से कोई मानवता की अपेक्षा कर सकता है? कोई लोकता की अपेक्षा कर सकते हैं? ये उनका लिखित सिद्धांत है। नंबर 2, उन्होंने संगठनों को बनाने के सूत्र क्या निकाले। जैसे हम समाजवादी लोग हैं, लोहिया ने हमको सिखाया, कहा संगठन कैसे बनाना है, तो वो जाओ चर्चा करो, विचार बताओ, विचार पर चर्चा करो, बहस करो, और लोगों को विचार पर सहमत करो, उससे संगठन बनाओ। तो समाजवादी विचारधारा का जो संगठन है, ये संगठन वैचारिक एकता के आधार पर आने वाला संगठन है। पर संघ का या भाजपा का संगठन है, उस संगठन का आधार क्या है? तो गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, बंच ऑफ थॉट्स, अंग्रेजी में है, हिंदी में उसका नाम है विचार नवनीत। उसमें उन्होंने लिखा है कि संगठन कैसे बनता है। तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आप 30-40 लोगों का टिकट नहीं है, सब विदाउट टिकट है, अपन लोग बैठे सब विदाउट टिकट। अब एक टीटी आ गया तो उसने बोला कि बीरन जी लाइए आपका टिकट नहीं तो पैसा दीजिए। तो बोले कि आप डर गए, आपने कहा क्या कर अकेले, पर 40 विदाउट टिकट अगर इकट्ठे खड़े, नहीं नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास नहीं टिकट। तो बोले ये संगठन है। तो जिसमें संगठन निर्माण की बुनियादी अनैतिकता पर हो, इमोरल हो, तो क्या उससे कोई आप मॉरल पॉलिटिक्स की अपेक्षा कर सकते हैं? भय से संगठन को पैदा करना। और आज देश में जो राजनीति है वो सारी राजनीति ब्लैक मेलिंग की, इसको हिंदी में कहते हैं भयादोहन राजनीति, ब्लैकमेलिंग की। भाजपा कहती है हिंदुओं तुमको मुसलमान से खतरा है, बचना है ना तो हमारे पास आ जाओ। क्यों? गुरु ने कहा ना, गोलवलकर ने, कि भय पैदा करो। अरे देखो टीटी आ रहा है, सब इकट्ठे जाओ, भेड़ों के लिए भय पैदा करो, देखो इसके पीछे चलो वरना सब मारे जाओगे। तो भय से संगठन बनाना। तो भय से जो संगठन बनेगा उस संगठन में नफरत होगी ही, क्योंकि भय का आधार क्या हुआ? जब भय आपके मन में होगा किसी के प्रति, तो आपके मन में उसके प्रति नफरत भी होगी, घृणा भी होगी। और जब घृणा होगी तो फिर आपके क्रूरता करोगे या कायरता करोगे। तो ये जो है उनके संगठन का दूसरा सूत्र है कि भय पैदा करो।
और वो आपका यही काम कर रहे हैं। वो तीसरा उन्होंने कहा कि लोगों के लिए बांध के रखना है संगठन में, तो उसका तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मोर होती ना, पक्षी, मोर पाले हो, कोई देखे हो? अभी हमारे हरिजन सेवक संघ में मोर ही मोर है ना। अच्छा, ये तो अभी आ गई है। पर घर में जब मोर पालते हैं तो कैसे पालते हैं बताओ भाई। तो आपके तो है हरदा में मोर। अगर घर में मोर पालना है, इस जंगल में मान लो 2-4 मोर है, अब वो आपको अपने घर में पालना है, आई आपके यहाँ, वो खपी चली गई, उसको अफीम देते हैं, तो अफीम का स्वाद लग जाता है, तो वो बार बार वही आती है। तो गुरु गोलवलकर लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से मोर को पालने के लिए, मोर को अपना बनाने के लिए, दास या गुलाम बनाने के मानसिक तौर पे उसके लिए अफीम देते हैं, इसी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को विचार की अफीम दो, ताकि उस नशे से वो आपके यहाँ आ जाए। तो जिस संगठन की बनाने की बुनियाद है, उस संगठन का क्या हुआ। और इसलिए सुप्रीमो कल्चर वहां है। ये सुप्रीमो शब्द का जो इजाद है, ये इजाद देश में 70 के पहले कभी नहीं था। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, हमारे कसौटी से थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर भी सुप्रीमो नहीं थे। उनके लिए भी, क्योंकि एक लंबे आंदोलन से आए थे, तो कई प्रकार के उनके जीवन में ऐसे अवसर आए थे कि उनके लिए जनतंत्र के सामने झुकना पड़ा। जब आजादी के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने इलाहाबाद में परीक्षा बना दिया अपने दामाद को, फिरोज गांधी को। अब उसमें तो कांग्रेस जो थी वो आजादी कांग्रेस थी ना, गांधी के संस्कार थे। तो वहां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया, बोला कि तुम्हारी घर की पार्टी है क्या, और उनने उसको वापस किया। लेकिन दोनों पक्ष है, तो विरोध करने का साहस जनता में होना चाहिए, और जनता के विरोध को समझने का, उसके लिए समन करने का साहस ये होना चाहिए। आज दोनों चीज नहीं है। आज जनता में मर्दानगी है और नेता में सुप्रीमो है, तानाशाही है। अब हर पार्टी सुप्रीमो आ गया है। बिहार में लालू जी सुप्रीमो हैं, तो एक में नीतीश जी सुप्रीमो हैं, तो बीएसपी मायावती सुप्रीमो है। अब वहां पे चंद्रशेखर जी सुप्रीमो हैं, तो वहाँ अखिलेश यादव सुप्रीमो हैं। तो आज सगै सुप्रीमो है। तो नेतृत्व कहाँ है। हम नेता उसको मानते हैं जिसमें हमसे ज्यादा आदर्श हो। अगर मान लो कि मैं MA LLB हूं, तो भाई वो तो PhD होना चाहिए ना। परंतु स्थिति क्या है कि जो 4th क्लास पढ़ा नहीं, वो है क्यों, क्योंकि सुप्रीमो उस परिवार से या उसका है। तो नेता और कार्यकर्ता के रिश्ते क्या हो। नेता और कार्यकर्ता के रिश्तों को खोज रहा हो, तो ये हमको गांधी में खोजना पड़ेगा। महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति क्या कल्पना का दुनिया में हो सकता है कि जिसके कहने मात्र पर लाखों करोड़ लोग खड़े हो जाए और किसी को आजादी की जरूरत भी नहीं पड़े। हमने भारतीय आजादी के आंदोलन का बहुत सारा अध्ययन किया। आज की राजनीति को अपन लोग देख रहे हैं। अब तो पूरी राजनीति इस पर चल रही है कि आप क्या दोगे। चुनाव आएगा तो आपके तमिलनाडु में जो विजय कुमार जी बने हैं, उन्होंने कहा कि हम वो सोने का क्या दे देंगे, बच्चा पैदा करो तो खुद दे देंगे, कुछ दे दिया है ना ग्राम का, वो दे देंगे। कोई कहता है बिजली माफ कर दे, कोई कहता पानी माफ कर देंगे, इसका बिल माफ कर देंगे, 50,000 रुपये कर्जा माफ कर देंगे, तब कुछ और सुविधा दे देंगे वगैरह वगैरह। सुभाष बाबू ने कहा कि तुम्हें खून तो हम तुम्हें नहीं देंगे। पर गांधी ने क्या कहा, गांधी ने कभी नहीं कहा तुम्हें कुछ देंगे। अगर एक भी शब्द गांधी के पूरे वांग्मय आप बताइए गांधी ने कहा देने, कभी नहीं कहा। गांधी ने कहा तुम आजाद हो जाओ, मान लो अपने आपको तुम आजाद हो। जिस दिन तुम मान लो कि हम आजाद हैं, तुम आजाद हो गए, फिर क्या खत्म हो गया। अगले तो भगाने की जरूरत नहीं है, आप आजाद हो जाइए। तो ये है गांधी। तो गांधी का जो नेतृत्व था, गांधी के नेता के संबंध और जनता के बीच के लोगों के संबंध थे, उस संबंध क्या थे।
वो संबंध कोई सुप्रीमो के नहीं थे। गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता छोड़ दी, मेंबरशिप भी छोड़ दी, टिकट भी नहीं बांटते थे, सिफारिश भी नहीं करते थे, मंत्री पद का भी कोई सवाल नहीं था। पर क्यों था नेता? इसलिए कि लोगों में उनमें विचार और रहता था। हमारे लोहिया थे, लोहिया हमारे नेता थे। तो अगर हमारे घर से इतनी क्षमता है और अगर हम लोगों ने कभी लोहिया को एक कुर्ता बना के दे दिया तो हमें गौरव लगता था कि हमारे नेता को कुर्ता भी हम देते हैं। तो वो था नेता जो हमें विचार और आचरण देता था और हमें सिखाता था कि तुम भी हम जैसे हम बर्बाद थे तुम भी बर्बाद हो। और ये कसौटी थी, ये कसौटी लोहिया नहीं मानी। जब वो जर्मनी से पढ़ के आए, डॉक्टरेट करके आए, तो उनके चाचा जो थे व्यापारी थे कलकत्ता में, बड़े व्यापारी थे, तो उन्होंने उनको बुलाया और बोले कि क्या करेगा तू, मारवाड़ी भाषा मेरे बोलिए क्या करेगा तू, तो तेरा बाप जैसा घूम रहा है ऐसे करेगा क्या? क्योंकि उनके पिताजी भी गांधीवादी थे और गांधी की जी का आंदोलन में तो साथ में ही थे धीराज। तो लोहिया बोले नहीं कुछ करना चाहता। तो वो चाचा ने कहा कि बता क्या करना चाहता है, तो पैसा पूंजी लगेगी हम दे देंगे, क्या धंधा करेगा? तो लोहिया ने कहा कि मैं तुम पैसे वालों को बिटाना चाहता हूँ ये काम करना चाहता हूँ। तो कल बाहर जाती है, ये भी तो जैसा इसका बाप पागल है तो ये पागल है। तो नेता के बीच में और कार्यकर्ता के बीच जो संबंध है वे संबंध दबाव के, तनाव के, पैसे के, संपत्ति के, सत्ता के नहीं होने चाहिए। हमारा नेता वो हो जिसको हम आदर्श मानते हैं, उसमें आदर्श हो। और नेता के लिए भी कार्यकर्ता का मतलब क्या हो, उसके लिए कार्यकर्ता कोई गुलाम नहीं होना चाहिए, बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। आज अगर देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या निकाले हैं बॉन्डेड लेबर की, तो जितने बॉन्डेड लेबर गांव में थे पहले खेती में और कामों में या भी यही भट्टों में, आज राजनीति में सबसे बड़ा बॉन्डेड लेबर है। क्योंकि देश का नेता कैसा हो, पैसा बांटे जैसा हो, तनख्वाह वो देगा, पैसा वो देगा, जाओ कार्यक्रम करना है तुम जाओ, वहां स्पीकर लगाना है, पैसे ले जाओ। तो एक व्यक्ति के पैसे से जब राजनीति चलेगी, वो पूंजीपति हो या राजनेता हो, तो वो राजनीति कभी भी समाज की नहीं हो सकती, वो थैली के लिए होगी। अगर समाज की राजनीति करना है या होना है तो वो जनता के पैसे से, जनता के सहयोग से होना चाहिए। पर वो कैसे हो? आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने समस्या है, ये आपको भी आएगी। आप जब राजनीति में काम करने जाओगे तो आपको लगेगा कि अब क्या करें, क्योंकि अगर परिवार है तो फिर उसके लिए भी खर्च चाहिए, 20-25 हज़ार रुपया महीने का उसको भी खर्च चाहिए, आना जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। समय बदला हुआ है, ये कैसे हो? अब हमारी एक कल्पना है, ये हम लोग अपनी पार्टी में प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, देश में कर रहे हैं जितना संभव है। एक सवाल हम पूछते हैं कि देश में वास्तव में कौन किसकी संतान है? अब जैसे मान लो हमसे आप सवाल पूछोगे आप प्रभु ठाकुर क्यों है भाई, क्या है? तो हम कहेंगे भाई हम ठाकुर भवानी सिंह की संतान है, उनके बेटे हैं और उनकी जमीन जायदाद थी, उनके यहाँ पैसे से पड़े हैं, बले हैं वगैरह वगैरह। आपसे पूछोगे आप भी ये बताएंगे, वीरेंद्र जी पूछो, वीरेंद्र जी अपने परिवार को बताएंगे। फिर जात कौन सी है? आपके पिता साहब वो ठाकुर साहब थे तो हम भी ठाकुर साहब हो गए। कोई पुस्तकें तो कहीं पैदा कर नहीं रहा। अभी ऐसा कोई भगवान दुनिया में नहीं पैदा हुआ, ना कोई ऐसा अल्लाह पैदा हुआ कि जो पूछ के पता करे वो लोग कहाँ जाना तुमको, किस फैक्ट्री से निकलना है। ये तो भाई चांस है, जो जहाँ हो गया, कौन जानता है। अब हम इसलिए ठाकुर साहब हो गया कि हमारे पिताजी ठाकुर थे, हम इसलिए हिंदू कहने लगे हमारे पिताजी हिंदू थे। मान लो कि हम किसी मुसलमान के गफ्फार भाई के पैदा होते क्या होता? क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहां हमारे देश की जो धार्मिक संस्थाएं, इनमें भी जनतंत्रीकरण नहीं है। हमारी समझ ये है, मेरी राय ये है, हमारी इस विचार को मानते हैं कि देश में और दुनिया में अब धर्म का भी जनतांत्रिकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से 18 साल के बाद हमको वोट देने का अधिकार है, हमें यह भी अधिकार हो कि हम कौन सा धर्म चुनना चाहते हैं, नहीं चुनना चाहते हैं। हमें हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, सिख बनना है, ईसाई बनना है, नहीं बनना है, ये हमारा अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार हमारा। तो ये भी अधिकार होना चाहिए।